तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, अनाउंस किया गया था कि हम लोग यूट्यूब पर फ्री PYQ बेस्ड लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो आपके सामने मैथ का लेक्चर आ चुका है। मैथ का जो परवाज़ का बैच चल रहा है, मतलब 11th एंट्रेंस के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है AMU में या जामिया में, उनके लिए ये लेक्चर होने वाला है। जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं ये है रियल नंबर। इनको जानते होंगे, मेरा नाम है शारिक और मुझे एक्सपीरियंस है मोर देन 15 इयर्स का मैथमेटिक्स का, और AMU और जामिया में मेरे थ्रू लगभग 100 से ज़्यादा एडमिशन्स हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार के सिलेक्शंस को मिलाकर 200 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। तो लगे रहिए आप, मेहनत करता हूँ मैं भी, मिलकर हम इस आंकड़े को भी पार करेंगे। और उम्मीद है और मैं चाहता भी हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल कर आए परवाज़ के बैच से, मतलब 11th AMU में या 11th जामिया में। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या है रियल नंबर्स में। ये है पहला क्वेश्चन, ये जामिया का है। ओके, जामिया का एग्ज़ाम के लिए टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, लगभग 10 से 15 दिनों के बीच का कुछ टाइम बचा हुआ है। और AMU के लिए अभी टाइम काफ़ी है, लगभग 1 महीने का है। तो 1 महीने में आप अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और जामिया के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनके पास भी लगभग जो 15 दिनों का टाइम है, उसको अगर वो सही से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब बहुत कुछ नया आपको नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, इस साल जो पढ़ा होगा वही सब वापस से आप देखने वाले हो। कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो वो कम टाइम में हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसका आंसर क्या है और कैसे करेंगे इसको हम। द रेशियो बिटवीन 750 ग्राम एंड 5 किलोग्राम। अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो 2 क्वांटिटीज़ के बीच में या 3 क्वांटिटीज़ के बीच में, तो सबसे पहले आप ये देखना कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट सेम है या नहीं सेम है। ठीक है ना, तो ये है 750 ग्राम और ये है 5 किलोग्राम। ठीक है ना, तो देखो यूनिट सेम नहीं है, यूनिट डिफरेंट है। ये है ग्राम और ये है किलोग्राम। तो आप दोनों को ग्राम में चेंज कर लो, उसके बाद आप यूनिट फाइंड कर सकते हो, सॉरी रेशियो फाइंड कर सकते हो। ये 750 ग्राम है, ये 750 ग्राम है। अगर आप 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। अब दोनों यूनिट सेम हो गए ना, जब यूनिट सेम हो गए तब रेशियो फाइंड करना बड़ा ईजी है। तो 750 और 5000 इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप सिंप्लीफाई करने के लिए रफ में भी आ सकते हो, 750 अपॉन 5000। ओके, इन दोनों के जीरोस को आप कैंसिल कर लो, 0 और 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जो नंबर्स लिखे हैं 75 और 500, ये दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। 5 से डिवाइड करो इसे 5 15 टाइम्स, 5 से इसे डिवाइड करो 100 टाइम्स, 5 से इसे डिवाइड करो 3 टाइम्स, 5 से इसे डिवाइड करो 20 टाइम्स। अब 3 और 20 के बाद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, मतलब हमें सिंपल रेशियो मिल चुका है 3:20। तो किसी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है? यस, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। कैसा था क्वेश्चन? इजी था, आई होप समझ भी आ गया होगा। तो देखा ना कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो या बहुत आसान होते हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पूछा गया हुआ बता रहा हूँ, 2023 में पूछा गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैग के अंदर में 102 रुपये रखे हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स ₹102 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:10। तो इसका मतलब यह है कि एक बैग के अंदर में 102 रुपये रखे हैं। ठीक है जी, कितने रुपये रखे हैं? 102 रुपये रखे हैं। ये जो 102 रुपये रखे हैं ना, ये 3 तरह के कॉइन्स के फॉर्म में रखे हुए हैं। ओके, कुछ कॉइन्स हैं रुपी वाले, मतलब 1-1 रुपये के बहुत सारे कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले। ओके, और कुछ कॉइन्स हैं 10 पैसे वाले। पहले ये बात कर लेते हैं कि आप रुपी और पैसे में रिलेशन जानते हो ना। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। क्या होता है? 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना, तो अगर 10 पैसे वाले कॉइन्स हैं तो जब 10 पैसे वाले आपके पास 10 कॉइन्स होंगे तब वो 100 पैसे बनेगा, तब आप उसको 1 रुपी बोल सकते हो। ओके, अब ये डिनोमिनेशंस चलते नहीं हैं, हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो वापस से देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक बैग के अंदर में 102 रुपये रखे हुए हैं, वहाँ कुछ कॉइन्स 1 रुपये वाले हैं, कुछ कॉइन्स 50 पैसे वाले हैं और कुछ कॉइन्स 10 पैसे वाले हैं। और इनका जो रेशियो है ना वो ये है
3:4:10, तो 3:4:10 ये रेशियो है। हाँ, हमने पहले किस कॉइन की बात की है? रुपी वाले कॉइन्स की, तो उसके लिए 3 यूज़ होगा। देन 50 पैसे वाले कॉइन्स, उसके लिए 4 यूज़ होगा, और 10 पैसे वाले कॉइन्स, उसके लिए 10 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ रेशियो तो गिवन है, तो हम कॉमन रेशियो कुछ ले लेते हैं। कॉमन रेशियो को आप x मान लो या y मान लो या कुछ भी मान लो। अगर आपने कॉमन रेशियो को x मान लिया ना, तो 3x कॉइन्स हो जाएंगे, 4x कॉइन्स हो जाएंगे, 10x कॉइन्स हो जाएंगे। ये 3x कॉइन्स, ये कौन से कॉइन्स हैं? ये 1 रुपये वाले कॉइन हैं, ये 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, और ये 10 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हो गए? 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 3x हैं। और 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? 4x हैं। और 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? 10x हैं। बात समझ आ रही है आपको? ओके, वापस से देख लीजिए। 102 रुपये हमारे पास हैं किसी बैग में। कौन कौन से कॉइन्स रखे हैं बैग के अंदर में? रुपी वाले, मतलब 1 रुपी वाले, 50 पैसे वाले और 10 पैसे वाले। इनमें जो रेशियो है वो 3:4:10 था। मैंने कॉमन रेशियो को कुछ मान लिया, मैंने x मान लिया, तो इससे ये पता लग गया कि 3x कॉइन्स हैं 1 रुपी वाले, 4x कॉइन्स हैं कौन से? 50 पैसे वाले, और 10x कॉइन्स हैं 10 पैसे वाले। ठीक है ना? अब मुझे ज़रा आप बताओ कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर 5 रुपये वाले आपके पास 2 कॉइन्स हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? 10 रुपये होगा ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास 2 रुपये वाले 6 कॉइन्स हैं। ओके, यू हैव 6 कॉइन्स ऑफ ₹2, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स को एक कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको पता लग जाता है सारे कॉइन्स जो हमारे पास हैं उनकी वैल्यू क्या है, राइट? तो यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। बेटा यहाँ पर 3x कॉइन्स हैं, और हर कॉइन की वैल्यू कितनी है? हर कॉइन की वैल्यू है 1 रुपी। तो अगर 3x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि 1 रुपये वाले सारे कॉइन्स की वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू है। ओके, अब आते हैं इधर। 4x इतने कॉइन्स हैं, और एक कॉइन की वैल्यू क्या है? 50 पैसे। अगर आप इसको रुपी में चेंज करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये 4x वाले सारे कॉइन्स की वैल्यू पता लग गई। अब आते हैं इन कॉइन्स पर। कितने कॉइन्स हैं? 10x। एक कॉइन की वैल्यू क्या है? 10 पैसे। इसको रुपी में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये इन सारे कॉइन्स की वैल्यू पता लग गई। अब इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल कॉइन्स की कितनी वैल्यू है, और वो हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि वो है 102 रुपीज़। यहाँ 3x × 1 3x हो जाएगा, प्लस 52 टाइम्स 4x को 2 से डिवाइड करोगे 2x मिलेगा, प्लस ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x × 1 x मिलेगा, इज इक्वल्स टू 102। 3x + 2x 5x होता है, 5x + 1x 6x होता है, तो 6x की वैल्यू हो गई 102। तो x की वैल्यू हो जाएगी 102 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको 17 मिलेगा। x की वैल्यू क्या मिली? 17। अब पूछा क्या गया था आपसे? आपसे पूछा गया था कि बताइए 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं। तो 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? यहाँ देखो, 10 पैसे वाले 10x कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 10x कॉइन्स हैं। तो बस 10x की वैल्यू पता कर लो आप। 10 × x की वैल्यू है 17, तो ये हो जाएगा 170। 170 कॉइन्स होंगे 10 पैसे वाले। आई होप बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/7 हैज़ विद 5/9। कहने का मतलब पहले समझते हैं। पूछा गया है कि कोई फ्रैक्शन बताओ, कोई फ्रैक्शन बताओ, और उस फ्रैक्शन का रेशियो इसके साथ वही बनेगा जो इसका रेशियो इसके साथ में है। ओके, क्या बोल रहे हैं? 3/7 का रेशियो 5/9 के साथ कुछ है, वही आपको एक फ्रैक्शन ढूंढना है। उस फ्रैक्शन का इसके साथ जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके, मान लेते हैं जो हमने फ्रैक्शन ढूंढी है वो x है, हमको नहीं पता तो हमने x मान लिया है। क्या है? x है। तो x का रेशियो इसके साथ 1/27 के साथ, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x, ये इस 2 की जगह आप लिख सकते हो डिवीजन 1/27 इज इक्वल्स टू 3/7। यहाँ भी डिवीजन का सिंबल यूज़ कर सकते हो 5/9। आई होप समझ में आ गया कि जहाँ पर रेशियो का सिंबल दिख रहा है वहाँ पर आप सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए डिवीजन का सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद x
अगर आप इस डिवीजन का सिंबल हटाना चाहो तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन ला सकते हो, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लाओगे तो फिर ये जो 1/27 है ना, आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। 1/27 का रेसिप्रोकल होता है 27/1 इज इक्वल्स टू 3/7। ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये है कि जो डिवीजन के बाद नंबर लिखा हुआ है उसका आप रेसिप्रोकल लिखोगे। लिख दिया हमने। x को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 27x हो जाएगा। यहाँ 3 ने 9 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 27 हो गया। 7 ने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 35 हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो x इज इक्वल्स टू 27/35 लिखा हुआ है। मैं इस 27 को भेज रहा हूँ राइट साइड में। ये 27 x को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, अगर मैं इसको राइट में भेजूंगा तो ये डिवाइड करेगा, मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अभी 27 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा और नीचे है 35। हम ढूंढ रहे थे एक फ्रैक्शन को जिसको मैंने x मान लिया था, उस x की वैल्यू आई है 1/35, मतलब ये है वो फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन का रेशियो 1/27 के साथ वही होगा जो 3/7 का रेशियो 5/9 के साथ में है। आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये AMU में 2019 में पूछा गया है। कभी कभी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप रेगुलर पढ़ रहे होते हैं अपने मैथ में, वो नहीं होते हैं, उनसे कुछ हट कर होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि जो ये क्लास देख रहे हैं ना उसकी और डिटेल मिल जाए, वो और भी बेनिफिट्स यूज़ कर लें। तो जो आगाज़ और परवाज़, आगाज़ मतलब 9th एंट्रेंस के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, 11th एंट्रेंस को हम लोग परवाज़ बोलते हैं। आई होप इस बात से आप फैमिलियर हो। तो इनके जो बैचेस हैं ना ये बहुत सस्ते हैं और इंडिया में इससे सस्ता आपको कोई बैच कहीं नहीं मिलेगा आगाज़ के लिए और प्रवास के लिए। ओके, ये तो हो गई प्राइस वाइज बात। क्वालिटी वाइज भी आपको इससे अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिल सकती है। ओके, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, टेस्ट का आपको रिजल्ट फ़ौरन मिलता है। जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अपने सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसका और भी डीप में आपको मिल जाए कंटेंट, ज़्यादा मिल जाए कंटेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, जैसे मॉक टेस्ट्स मिल जाएं आपको, या DPPs मिल जाएं, या सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएं, तो बहुत ही सस्ता कोर्स है, आप परचेज़ कर सकते हो। ये जो ये जो आगाज़ का बैच है ये आप सिर्फ 399 में परचेज़ कर सकते हो, और ये जो परवास का बैच है ये आप परचेज़ कर सकते हो 399 में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर लेते हो MSCC25, तो इसके ज़रिए से आपको इसमें 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब 399 ऑलरेडी है, लेकिन आपको इसमें 25% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये लगभग 300 रुपये के आसपास का हो जाएगा परवाज़ भी, और 300 रुपये के आसपास का हो जाएगा आगाज़ भी। परवाज़ मतलब 11th एंट्रेंस की बात हो रही है, आगाज़ मतलब 9th एंट्रेंस की बात हो रही है। अपने क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? इट इज़ डार्क, यू हैव 10 ग्रे सॉक्स एंड 10 ब्लू सॉक्स। ओके, अंधेरा है, 10 ग्रे कलर के सॉक्स हैं। अंधेरा है, किसी रूम में कुछ भी दिख नहीं रहा है वहाँ। ओके, 10 ग्रे कलर के सॉक्स हैं और 10 ब्लू कलर के सॉक्स हैं। ओके, 10 सॉक्स कैसे हैं? ग्रे कलर के हैं। तो मान लेते हैं 10 ग्रे 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 ग्रे, ये हो गए 10, ठीक है ना। उसके बाद ब्लू कलर के 10 हैं, ब्लू कलर के 10 हैं, तो ये हैं 10 ब्लू। ओके, ये हो गए 10 ब्लू सॉक्स। ओके, और आप चाहते हो कि अंधेरे में कोई 2 सॉक्स उठाएं और उसका पेयर बन जाए। तो अभी क्या होगा ना, हो सकता है आप 2 उठाओ सॉक्स, दोनों ग्रे आ जाएं, हो सकता है दोनों ब्लू आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो पेयर बन गया, आप पहन सकते हो उनको, कहीं जा सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने एक सॉक उठाया वो ब्लू आ गया, अगला उठाया वो ग्रे आ गया, तो ये तो पेयर बन नहीं पाया है। इसको पहन के बाहर निकलोगे तो आपके दोनों पैरों में जो सॉक्स होंगे वो अलग अलग कलर के होंगे, बड़ा ऑड लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल द सॉक्स आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। कलर के सिवा उनमें सब कुछ सेम है, मतलब साइज से या डिज़ाइन वगैरह कुछ चेंज नहीं है। हाउ मेनी मिनिमम सॉक्स वुड यू नीड टू टेक विद यू टू इंश्योर
यू हैव एटलीस्ट अ पेयर, कम से कम कितने सॉक्स लेने पड़ेंगे कि आप ये श्योर हो जाएं, आपको ये कंफर्म हो जाए कि एक पेयर तो अब बन ही जाएगा, कम से कम कितने ले लो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन हैं 16, 8, 7, 3। पहले हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं। अगर हम कोई 3 सॉक्स ले आएँ, हमको दिख नहीं रहा है कौन से कलर के सॉक्स हमको मिलने वाले हैं, लेकिन हम कोई भी 3 ले आएँ तो आपको लगता है पेयर बन जाएगा, कंफर्म पेयर बन जाएगा। देखो जब आप 3 लेकर आओगे ना, तो हो सकता है वो तीनों आप ब्लू निकाल के ले आओ। ओके, हो सकता है वो तीनों आप ग्रे उठा लाओ, हो सकता है कि 2 ब्लू आ जाएं और 1 ग्रे आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 2 ग्रे आ जाएं और 1 ब्लू आ जाए। इसके सिवा कुछ कहाँ हो सकता है? क्या आपको लगता है इसके भी सिवा कुछ हो सकता है? अगर आपने 3 सॉक्स निकाले हैं तो क्या होगा? या तो तीनों ब्लू होंगे, या तो तीनों ग्रीन आ गए होंगे, या तो 2 ब्लू और 1 ग्रे आ गया होगा, जी का मतलब ग्रे है, या तो 2 ग्रे और 1 ब्लू हो गया होगा। ओके, इसके सिवा तो कुछ होगा नहीं अगर आपने 3 सॉक्स निकाले हैं। अब देखो, अगर आपने ये निकाला होगा, ना ये, तो देखो इसमें एक पेयर तो बन ही गया है। अगर ये निकाला है तो यहाँ भी पेयर बन गया है, और अगर ये निकाला है तो ब्लू का पेयर बन गया है, और अगर ये निकाला है तो ग्रीन का पेयर बन गया है। तो सिर्फ 3 सॉक्स ही निकाल लेने से आपके पास एक पेयर तो आ ही चुका होगा, आप रेडी हो, पहनकर उन्हें निकल सकते हो। तो 3 इज़ द आंसर। ओके, हमें 7 या 8 या 16 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 में ही काम चल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? बेटा अगर कोई नंबर डेसिमल में है ना, और आप उसको पहचानना चाहते हो कि वो रैशनल है कि इरैशनल है, तो पहले समझ लो ज़रा डेसिमल कितने तरह के होते हैं। ये डेसिमल्स होते हैं 2 तरह के। ओके, डेसिमल्स होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है जी। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हो, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब एग्जाम्पल ज़रा देख लो। टर्मिनेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0.5 या मैंने लिखा 3.281। ओके, तो ये जो डेसिमल्स हैं टर्मिनेटिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डेसिमल नंबर में 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, तो 5 के बाद कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती कुछ लाना चाहोगे तो 0 ला सकते हो, बस 0 का सिवा कुछ नहीं ला सकते हो, क्योंकि 0.5 बोलो या 0.50 बोलो या 0.500 बोलो, सब सेम है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या है, ये इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ लास्ट में क्या है? 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये डेसिमल किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये डेसिमल किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गया है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है जी। अब समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। ओके, तो अगर मैंने लिखा होता 0.3333 एंड सो ऑन, तो अगर मैं यहाँ पूछूँ ना कि 3 के बाद क्या है, तो आप बोलोगे है, ये रुका नहीं है, इसकी तरह से ये रुका नहीं है, इसके आगे पता है 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ओके, ऐसी कोई नंबर है 0.142857 142857 ... तो पहली बात तो ... से पता चला कि इसके आगे भी कुछ है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? देखो ज़रा ध्यान से, 142857 ये आया, 142857 दोबारा आ गया, इसका मतलब बार बार 142857 आएगा। तो इसमें कुछ रिपीट भी कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो मैंने कोई नंबर लिखा 0.1000100010001 ... तो ... से पता लगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और इस बार कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले आया 1, डेसिमल के बाद आया 1, 1 के बाद आ गया 01, और 0 के बाद आ गया 001, और 00 के बाद आ गया 0001। तो वो चीज़ चेंज हो रही है, सेम नहीं हो रही है। अगर 010101 होता तो ये रिपीट होता। ओके, लेकिन यहाँ बदल रहा है, पहले 1 फिर 01 फिर 001 फिर 0001। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब समझो ज़रा, ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, ये होते हैं रैशनल नंबर्स।
ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ये भी होते हैं रैशनल नंबर्स, दोनों होते हैं रैशनल नंबर्स। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। ओके, ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। तो आपसे पूछा गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रैशनल नंबर का कैसा होता है। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ओके, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये बोल रहा है कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। ओके, नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नहीं हो सकता है। ओके, इसके साथ जाओ। इन्होंने ये नहीं पूछा था कि रैशनल नंबर कौन सा होगा, रैशनल नंबर में क्या नहीं हो सकता है, ये पूछा गया था। आई होप ये क्लियर है, बढ़ेंगे आगे। रैशनल फॉर्म बताना है 0.001 बार का। पहले तो इसका मतलब समझो क्या होता है। 0.001 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 0.001 ये रिपीट हो रहा है। 001 001 001 और ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। ओके, तो अगर आप इसको रैशनल फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, P/Q की फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनना ट्रिक क्या है। ओके, इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में और भी आपको बहुत कुछ जानना चाहो, इस तरह की और भी चीज़ें जानना चाहो, तो आप कोर्स में आ सकते हो। बहुत ही सस्ता कोर्स मैंने बताया है, 300 रुपये का। तो आप पिज़्ज़ा समोसा ये एक टाइम का नाश्ता कर लेते होगे। तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए ताकि आपका फ़ायदा हो, करियर बने। हाँ जी, तो 0.001 इस पर बार लगा हुआ है। हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? P/Q की फॉर्म में। ओके, रैशनल फॉर्म में। तो आप देखो डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है? 001 लिखा हुआ है। अगर इस डेसिमल को हटा दिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा? 0001 बचेगा। मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी नंबर की, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से डेसिमल हटा दो तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये 1 बचेगा बस। ओके, 0001 होगा लेकिन उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना? अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है? 1 2 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। तो आप 3 बार 9 लिख दो। समझ पाए? मैंने पहले क्या बोला कि डेसिमल अगर यहाँ से हटा लो तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर बार है? 999। 3 पर बार था तो 999। ओके, अगर 2 पर बार होता तो 99 लिखते हैं, 1 पर बार होता तो सिर्फ 9 लिखते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है जो आप और भी क्लासेस करने से समझ पाओगे। ठीक है ना? आई होप ये तो क्लियर हो गया, आपको बड़ा आसान भी लगा होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है कि -1 रेज़ टू द पावर n प्लस -1 रेज़ टू द पावर 8n, इसकी वैल्यू 0 है। तो पूछा गया है कि n क्या हो सकता है। पहले -1 के बारे में समझ लेते हैं। ओके, अगर -1 रेज़ टू द पावर 1 करोगे ना तो आपको -1 मिलेगा। -1 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? आपको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 1 1 हो गया, तो ये +1 आ गया। अगर आप -1 रेज़ टू द पावर 3 करोगे तो ये -1 × -1 × -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो गया। 1 × 1 1, 1 × 1 1 आ गया। ओके, ऐसे ही अगर आप -1 रेज़ टू द पावर 4 को सॉल्व करोगे तो -1 × -1 × -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जब -1 के ऊपर मैं कोई एक्सपोनेंट लगाता हूँ 1 या 2 या 3 या 4, तो रिजल्ट 2 ही तरह के आते हैं। कभी आता है -1, कभी आता है 1, कभी आता है -1, कभी आता है 1। तो ज़रा समझ लो कब आता है -1, कब आता है +1। ओके, -1 के ऊपर अगर कोई ऑड इंटीजर लिखा हुआ है 1 3 5 7 ऐसा कुछ, तो रिजल्ट -1 आता है। अगर -1 के ऊपर कोई इवन इंटीजर होगा जैसे 2 4 6 8, तो रिजल्ट क्या आएगा? +1 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अब देखो ज़रा इसको, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि -1 रेज़ टू द पावर n, ओके, प्लस -1 रेज़ टू द पावर 8n, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और हमें इतना पता है कि -1 के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ना, ये कुछ भी लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू या तो -1 आती है या तो +1 आती है, राइट? ओके, तो अगर दोनों जगह -1 आ गया होता तब तो -1 -2 होता। -2 तो नहीं लिखा है। अगर दोनों जगह प्लस होता, +1 ये आ जाता, +1 ये आ जाता, तो 1 + 1 2 हो जाता, वो भी नहीं लिखा हुआ है। तो 0 तभी आया होगा जब इनमें से एक होगा -1 और एक होगा +1। किसी एक का रिजल्ट निकला होगा -1, किसी एक का रिजल्ट निकला होगा +1। ये तो समझ में आ गया ना कि -1 +1 निकला होगा तभी 0 बना होगा। एक बात क्लियर? दूसरी बात, -1 कौन निकल सकता है और +1 कौन निकल सकता है? देखो
इसके एक्सपोनेंट को ध्यान से देखो, ये 8 इंटू एन लिखा हुआ है ना, ओके। तो जब 8 को किसी n से मल्टीप्लाई करोगे, अगर n कोई इंटीजर है तो वो हमेशा इवन नंबर बनेगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 16 आ जाएगा। मान लेते हैं n की वैल्यू 3 है तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। तो अगर n कोई नेचुरल नंबर है और आपने n को, क्योंकि ऑप्शंस देख लो ना, n को वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है या इवन न्यूमरल है या ऑड नेचुरल नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ओके। तो इनमें से कुछ भी आप n को मान लो, तो n को कुछ भी मान लो। जब भी आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे n को तो आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो इवन होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर तो जो एक्सपोनेंट है वो इवन ही रहेगा, इवन रहेगा। और मैंने आपको बताया था अगर -1 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो इवन हो जाएगा तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये तो पक्का +1 है, ये तो पक्का +1 है। अब अगर ये +1 है तो इसको -1 बनना पड़ेगा, इसको -1 बनना पड़ेगा, ओके। इसको -1 बनना पड़ेगा। -1 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू -1 ही होनी चाहिए, ओके। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ये तो पक्का +1 होने वाली है। -1 + 1 0 हो जाएगा, बात समझ आई। अब इसकी वैल्यू -1 हो जाए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसको ऑड होना पड़ेगा। अगर ये ऑड है तभी बन पाएगा -1। तो आप लिख दो कि n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर, और कहीं तो ऑड लिखा नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ गई है। चलते हैं आगे। यहाँ पूछा गया है कि इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ओके। एक नंबर है 7 रेज़ टू द पावर 2, दूसरा है 49 रेज़ टू द पावर 3/2, तीसरा है 1/343 रेज़ टू द पावर -1/3, और एक है 2401 रेज़ टू द पावर -1/4, ओके। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ पहले समझ लो। जानते हो 7 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 7 होता है, और 7 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 49 होता है, और 7 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 343 होता है। ये देख लो, 7 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 7, 7 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 7 × 7 मतलब 49, और 7 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 343। और ऐसे ही 7 रेज़ टू द पावर 4 को सॉल्व करोगे तो आपको 2401 मिल जाएगा, ओके। इतना देख लिया आपने, अच्छा जी। तो ये तो है 7 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दो। इस 49 को आपने देख लिया है कि ये 7 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखो ये 7 का स्क्वायर है और ये एक्सपोनेंट उसके ऊपर लगी रहने दो, ओके। यहाँ आप पहली बात तो ये जो माइनस का आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, अगर आप इस माइनस का साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, ओके। अगर आप इसको -1/3 से +1/3 कर दो तो जानते हो क्या हो जाएगा। अगर आपने एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दिया तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये जो बेस है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको 1/343 से 343 मिल जाएगा। अगर आप बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो एक्सपोनेंट का साइन बदलेगा, या फिर अगर एक्सपोनेंट का साइन बदलोगे तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखते हैं, यहाँ भी ऐसे कर लो या भी मत रख करो। 2401 आप जानते हो ना, ये 7 रेज़ टू द पावर 4 था, और इसके ऊपर क्या है, -1/4 है। अब देखो ज़रा, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर दो। 7 रेज़ टू द पावर 2 और 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 7 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, ठीक है जी। यहाँ ये 343 का मतलब था 7 क्यूब, ओके। तो आप यहाँ लिखो 7 क्यूब, ये जो इसके ऊपर है ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर -1 आ जाएगा। 7 रेज़ टू द पावर -1 का मतलब 1/7 होता है। तो ये है 1/7, ये है 7, ये 7 क्यूब है जो कि 343 के इक्वल हो जाएगा, और ये है 7 स्क्वायर मतलब 49। आपसे पूछा गया इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट है 343 जो कि एक्चुअल में ये था 49 रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आई होप ये जो लेक्चर आपने देखा है, समझने की कोशिश की है, वो क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और वापस से बताना चाहूँगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो सबसे सस्ता इंडिया का ये प्रोग्राम है AMU के लिए या जामिया के लिए। इससे सस्ता और इससे अच्छा क्वालिटी का आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अपना ख्याल भी रखिए, मैथ भी सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैथ प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती चली जाती है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।